हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट के वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या देखा था? अभी तक हमने ये देखा था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q कहीं पर प्रेजेंट है तो उससे R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? KQ/R²। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इस तरफ होगी, नेगेटिव है तो इस तरफ हो जाएगी। ठीक है। तो हमने अभी तक ये बात देखी थी। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है वो किसकी वजह से आता है? वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। सबसे पहली बात हमने ये देखी थी। उसके बाद हमने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी, और फिर हमने ये देखा था कि अगर कहीं दो पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है, सपोज एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज मान लो यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, हो सकता है किसी ट्रायंगल पे रखे हो सकता है किसी लाइन पर रखे हो सकता है किसी स्क्वायर पर रखे हो, किसी पॉलीगन पर रखे हो, तो उनसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना सीखा था। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट चार्ज रखे हुए थे अलग अलग, लेकिन आज का जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर पॉइंट चार्जेस अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फुल टॉपिक की बात करें सो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, आपसे ये बोला जाएगा कि ये कोई वायर है और इस वायर पे एक चार्ज हमने इस पे सप्लाई कर दिया। सपोज इस वायर पे टोटल चार्ज कितना है? Q चार्ज है। तो आप बताइए इस वायर से किसी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? या कोई स्फेयर दे दिया कि स्फेयर के ऊपर चार्ज है टोटल चार्ज, तो उससे R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। या फिर सपोज आपको एक रिंग दे दी, चार्ज रिंग, ठीक है, और उस रिंग से आपको बोल दिया कि इसके किसी एक्सियल पॉइंट पे किसी x डिस्टेंस पे इसकी रेडियस R दे दी, x डिस्टेंस पे बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस पूरी रिंग पर टोटल चार्ज आपको दे देंगे, सपोज Q चार्ज, इस पर पूरी तरह क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी इसके सर्कमफेरेंस पे। तो कहीं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पूरा का पूरा चार्ज Q है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पूरी लेंथ L पर। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें कुछ अप्रोच आनी चाहिए, वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो पढ़ा था वो किसकी वजह से था? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे वो क्या है? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो आपका हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, and third one is volume charge distribution। कुछ नहीं है, सब ऐसी छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो टोटल चार्ज होगा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी लाइन अलोंग लाइन। सपोज ये लाइन L है, L लाइन है, सो ये कोई भी लाइन होगी, मतलब कोई भी लीनियर एलिमेंट है, आपका लीनियर एलिमेंट है L, इसकी लेंथ कितनी है? L है, और इस पर टोटल चार्ज आपको दे दिया सपोज Q चार्ज। इस पर हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी लेंथ L पर। ठीक है। तो Q चार्ज है पूरी L लेंथ पर। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कोई छोटा सा एलिमेंट की अगर बात करें, सपोज कोई छोटा सा एलिमेंट है ये वाला, तो इस एलिमेंट सपोज इसकी लेंथ कितनी है? DL लेंथ। तो DL पर चार्ज कितना होगा? तो आपको पता है ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस है और यूनिफॉर्म भी है। ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब DL पे कितना चार्ज होगा? तो आपको पता है अगर L लेंथ पर Q चार्ज है, सपोज L लेंथ पर कितना चार्ज है? Q, तो DL लेंथ पे कितना चार्ज होगा? तो आपको पता होगा
Q/L इंटू DL। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यूनिटरी मेथड जो हम लगाते हैं, तो DL पे कितना है ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं DQ, इसको DQ भी लिख सकते हैं। तो DQ, अब देखो DL अगर उस तरफ जाएगा सो Q/L आपका हो गया DQ/DL। दोनों चीज़ें क्या आ रही है, सेम ही आ रही हैं, सेम तो आएंगी। और ये जो चीज़ होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। अब दोबारा समझिए, सपोज L लेंथ पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो लेमडा क्या है, लेमडा है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी आपने एक ही जगह पढ़ा होगा, दैट इज आपने सुना होगा वॉल्यूम डेंसिटी। हम जो जनरल फॉर्म में बात करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन डेंसिटी हम डिफाइन कर सकते हैं पर यूनिट लेंथ पर भी, पर यूनिट एरिया पर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मेंशन करना होगा हमें। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज L लेंथ पर दे रखा है, L लेंथ पर Q चार्ज है, इसका मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी वहाँ पर कितनी है, तो हम बोलेंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, वो क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो कोई एरिया A है और A एरिया पर आपने टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है एरिया A पर, तो वहाँ पर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होगा, पर यूनिट एरिया, तो आप क्या बोलोगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो वो भी एक तरह की डेंसिटी है। वो डेंसिटी हम किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एरिया के रेस्पेक्ट में जो डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो वॉल्यूम वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वॉल्यूम वाइज, तो उसको हम क्या, मतलब Q चार्ज किसी V वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पर अगर डेंसिटी निकालेंगे तो हम वॉल्यूम वाले डेंसिटी निकालेंगे, दैट इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो वो उस डेंसिटी का नाम क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड 3 चार्ज डेंसिटीज। अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पर डेंसिटी हम कौन सी निकालेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी आपकी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको हटाते हैं, यहाँ जो चीज़ समझाई थी वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो when a charge is uniformly distributed on a linear body, this is called linear charge distribution, linear charge distribution। ठीक है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम एक टर्म भी डिफाइन करते हैं, और वो टर्म क्या होगी आपकी, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। हम हर टर्म में दो चीज़ें डिफाइन करेंगे, एक तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन सी वहाँ पर डेंसिटी निकल के आ रही है। अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो डेंसिटी भी क्या होगी आपकी, लीनियर होगी। डायग्राम इसका क्या बनेगा, तो एक कोई भी लीनियर एलिमेंट बना दीजिए, जैसे सपोज ये कोई लीनियर एलिमेंट बना दिया हमने, जरूर नहीं है स्ट्रेट ही हो, कैसा भी हो सकता है, आपका सर्कल फॉर्म में, सर्कल में हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो इसकी लेंथ हमने कितनी ली, L लेंथ ली। चार्ज कितना है इस पर, Q चार्ज है, L क्या है आपका लेंथ, Q क्या है चार्ज, और इसके ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे यूनिफॉर्मली। ठीक है, ऐसे। तो इस पूरे स्टेटमेंट का डायग्राम तो ये हो गया। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हम इसको डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो हम ये बोलेंगे चार्ज इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ।
इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा हो जाएगा, सपोज यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू बाई एल, ठीक है। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एल। या फिर कहीं कहीं आपको किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा, यहाँ चार्ज टोटल चार्ज क्यों नहीं मिलेगा आपको, सपोज यहाँ पर चार्ज कितना है, अगर मान लो एलिमेंट लें, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, इस एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, सपोज डी एल लेंथ है, इस पर चार्ज कितना होगा, सपोज डी क्यू चार्ज है इस एलिमेंट पे। तो अगर इस एलिमेंट पे डी क्यू चार्ज है, यहाँ पर डी एल, तो अगर यहाँ से बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी यहाँ से क्या आएगी, डेंसिटी यहाँ से आएगी डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। मतलब एक तरह की रेट हो गई, डेंसिटी क्या हो गई, एक तरह की रेट हो गई, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया यहाँ पर। एक बात बताइए, जो लेम्डा है उसकी यूनिट क्या होगी, तो दिस इज चार्ज, दिस इज लेंथ, क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी आपकी कूलाम पर मीटर। सो लेम्डा क्या होगा, कूलाम पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड हम पढ़ेंगे क्या, सेकेंड हम पढ़ेंगे, सेकेंड पॉइंट आपका होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ सरफेस, ऑन अ सरफेस, दिस इज कॉल्ड, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। और यहाँ पर हम कौन से डेंसिटी डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे तो डायग्राम भी आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह की, सपोज ये सरफेस हो गई, यहाँ पर ये एक सरफेस ले लें, इस सरफेस का सपोज एरिया कितना है, एरिया मान लो आपका ए एरिया है, ठीक है। बट जनरली आपको बहुत एनसीईआरटी वगैरह बुक में आपको एरिया ए से डिनोट नहीं करते, किससे डिनोट कर देते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ए से डिनोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज इस पर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज, इस पर क्यू चार्ज हमने क्या कर दिया, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लेम्डा डिफाइन नहीं होता, यहाँ पर क्या डिफाइन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की बात कर रहे हैं। पहले जो हमने यहाँ लिखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, ब्रैकेट में आप लिख लेना लैम्डा। तो सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो Q डिवाइडेड बाई S। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर चार्ज के अमाउंट पर आप DQ लेना चाहते हो और एरिया आप D में शो करना चाहते हो तो ये भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट आपकी हो जाएगी इसकी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट आपकी हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो क्या होगी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस को हम हटा देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो व्हेन अ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इन अ वॉल्यूम, in a volume, this type of distribution is called volume charge distribution, ठीक है। यहाँ पर हम अगेन चेंज कर देंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर हम जो डेंसिटी डिफाइन करेंगे वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके रो से, ठीक है, रो। और इसके लिए डायग्राम क्या बनेगा, तो डायग्राम यहाँ पर कोई भी आप ऐसे ऐसे करके कोई भी एक वैसे तो हम 3D डायग्राम तो बना नहीं सकते, यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना देंगे। सपोज इसका वॉल्यूम कितना है, V है, इस पर चार्ज हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके ऊपर कितना, Q, ठीक है। V वॉल्यूम हो गया, Q चार्ज हो गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर्मूला डिनोटेड बाय रो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर डी में शो करना है तो यहाँ वी लगा देंगे, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये 3 तरह के क्या हो गए, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ठीक है, अब देखिए इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इनके एप्लीकेशंस होते हैं वो हम देखेंगे। सपोज लीनियर की हम बात करते हैं, तो लीनियर में अगर मान लो अगर आपसे ये बोल दिया कि 10 मीटर वायर है, कोई 10 मीटर वायर है और इस 10 मीटर वायर के ऊपर 50 कूलाम चार्ज हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50 कूलाम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर 50 कूलाम चार्ज हमने इस पे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बता सकते हो इस पे चार्ज की डेंसिटी कितनी है, तो आप आराम से बता सकते हो कि 5 कूलाम पर मीटर है, मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज है आपको ये बताना है, ये तो डेंसिटी हो गई, कोई दिक्कत यहाँ पे थोड़ी है। दूसरी बात, अगर मान लो कोई एरिया बोल दिया, सपोज ये एरिया है, ये कोई आपको बोल दिया स्क्वायर है 10 मीटर 10 बाई 10 मीटर का, ठीक है, और इस पर चार्ज बोल दिया कि 400 कूलाम चार्ज अवेलेबल है, टोटल सरफेस पे कितना चार्ज है 400। तो आप बताओ यहाँ पे एरिया चार्ज डेंसिटी कितनी है, मतलब पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना 400, एरिया कितना 10 × 10 100, तो 100 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है भाई 400 है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 4, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी सिग्मा 4 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बस कुछ नहीं है, ऐसे ही कोई वॉल्यूम का एग्जांपल आप ले लो। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन और बताइए, आपका काम क्या आएगा, आपका काम बस इतना सा, ये चीज़ कहाँ पर काम आएगी, क्या एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल में काम आती है, कुछ डेरिवेशन में ये चीज़ काम में आएगी। आप ये बात बताइए कि अगर कोई लेंथ L है, L लेंथ पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। अगर L लेंथ पे Q चार्ज है और मैं यहाँ पर एक DL लेंथ का एक एलिमेंट लेता हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस DL लेंथ पर कितना चार्ज होगा, आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे, एक मेथड तो कौन सा है, यूनिटरी मेथड वाला। कैसे यूनिटरी मेथड वाला, जैसे मान लो आपको ये बोल दिया कि भाई 10 मीटर का वायर है और 10 मीटर के वायर पे सपोज 40 कूलाम चार्ज है, तो बताओ 2 मीटर उसी के 2 मीटर पे कितना चार्ज होगा। मतलब वही बात है, 10 मीटर वायर की सोचो प्राइस अगर 40 रुपीज़ है तो 2 मीटर की प्राइस कितनी होगी, तो आप पहले क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि 1 की कितनी है, तो ये तो डेंसिटी होगी, और इंटू 2 कर दोगे तो आंसर आएगा नहीं आएगा आपका, तो यही आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पता है L लेंथ पे चार्ज कितना है, Q चार्ज है। ठीक है, 2 तरीके हैं, देखो ध्यान से, चार्ज ऑन लेंथ L कितना Q, तो चार्ज ऑन लेंथ DL कितना होगा, तो क्या करते हैं L से डिवाइड करते हैं, DL से मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर ये Q/L क्या है, Q/L इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये क्या है, यहाँ पर सपोज Q चार्ज हो गया, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, DQ से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि DL लेंथ पर कितना चार्ज सपोज करें, DQ सपोज करें, DQ की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ से आप DQ क्या बोल सकते हो, लैम्डा × DL, या फिर DL इधर ले आइए, हमने फॉर्मूला भी लिखा था, लैम्डा क्या होता है, DQ/DL। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सिग्मा की बात करो, सिग्मा क्या होता है, DQ/DS। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको DQ निकालना है तो आप सिग्मा × DS कर दोगे, और अगर आपको DQ निकालने का एक तरीका और होता है, रो अगर है तो उसको DV से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके ये तीनों फॉर्मूले काम में आने वाले हैं, एक आपका ये फॉर्मूला काम में आएगा, एक ये फॉर्मूला काम में आएगा, ये फॉर्मूला काम में आएगा, इनको आप मत भूलना। ये फॉर्मूले अपने काम में आएंगे कहाँ पर, जब हम अभी आगे कुछ डेरिवेशंस करेंगे तब आपके क्वेश्चन काम आएंगे। ठीक है, और अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो वैसे भी आपको आती है। अब देखिए इसको हटाते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक लीनियर एलिमेंट आपको दे रखा है, सपोज
लीनियर एलिमेंट आपको दे दिया L लेंथ का, L लेंथ का लीनियर स्ट्रेट एलिमेंट आपको दे दिया, जिस पर प्लस चार्ज दे रखा है। कितना चार्ज दे रखा है? सपोज Q चार्ज दे रखा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है कि इससे यहाँ पर A डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब देखिए कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो अगर पॉइंट चार्ज होता तो हम क्या करते? KQ/R² करते, और एक से ज़्यादा पॉइंट चार्ज होते तो हम अलग अलग पॉइंट चार्जेस का निकालते और वेक्टर सम कर देते। लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज तो प्रेजेंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। मतलब कौन सा कंसेप्ट आ गया? जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास के अंदर, जहाँ पर हम एक एलिमेंट लेते हैं और एक एलिमेंट से हम सारी चीज़ें निकालते हैं और फिर उस चीज़ का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो वही मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। हम क्या करेंगे कि सपोज यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट चूज करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी? dx लेंथ होगी, ठीक है। और एक ये एलिमेंट क्या होगा? बहुत ही छोटा एलिमेंट है, मतलब इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? एज ए पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। दिखाने के लिए आपको थोड़ा बड़ा दिखाए, लेकिन हम क्या कंसिडर करें? बहुत छोटा सा एलिमेंट हमने चूज किया यहाँ पर, ठीक है। उसको हम एज ए पॉइंट कंसिडर करेंगे। अब इस एलिमेंट से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे, ठीक है। ड्यू टू दिस एलिमेंट लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज DE, ठीक है। तो ड्यू टू दिस एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर? सपोज DE इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज DE? DE इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एलिमेंट dx, ठीक है, ड्यू टू एलिमेंट dx। तो अब DE कैसे निकालेंगे? तो DE निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। DE क्या आ जाएगा? तो ये जो एलिमेंट है इस पर सपोज चार्ज कितना है? तो चार्ज मान लेते हैं लेट dq इज इक्वल टू चार्ज ऑन एलिमेंट। एलिमेंट dx एलिमेंट है लेंथ, और इस पर चार्ज कितना है? dq चार्ज है। तो dq चार्ज है, एज ए पॉइंट कंसिडर करें तो इससे x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ/R²। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। KQ मतलब इसका चार्ज अपॉन R² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है? x, ठीक है। अब आपको dq की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। दो तरीके हैं आपके पास dq की वैल्यू निकालने के। दो क्या तरीका? तो एक है, बोलने के तरीके दो हैं। तो L लेंथ पे कितना चार्ज? Q चार्ज। तो dx लेंथ पे कितना चार्ज? तो आप बोलोगे Q/L इंटू dx। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपकी लेमडा ही तो है, आप लेमडा dx भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप Q/L इंटू dx भी बोल सकते हो। तो इस पे चार्ज कितना होगा? dq आपका होगा Q/L इंटू dx, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी K। dq की वैल्यू हम पुट करेंगे Q dx अपॉन L और नीचे x², ठीक है। अब देखिए DE तो आ गया, लेकिन हमें इस पूरे का ड्यू टू होल लेंथ हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो E कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ DE। और DE का क्या इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन KQ dx अपॉन L x²। और हमें यहाँ पे लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो देखिए हमने इसको बहुत सारे एलिमेंट में कट किया है सपोज। तो पहले हम यहाँ पे x डिस्टेंस पर आ रहे हैं। पहला एलिमेंट कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। फिर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि x इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो पहला एलिमेंट यहाँ पर होगा और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो पहले एलिमेंट के लिए x की वैल्यू कितनी होगी? a होगी, और लास्ट वाले के लिए कितनी होगी? दैट इज a + l, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी a है, ये वाली a हो गई, और यहाँ से यहाँ तक a + l हो गई। तो लिमिट क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे फ्रॉम a टू a + l,
ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ। ये वैल्यू आप नोट कर लेना चार्ज की, जो मैंने अभी हटाई है। यहाँ देखिए, तो जो E है आपका, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E आया है जो आपका, उसमें से क्या क्या हम बाहर ले सकते हैं? हम ले सकते हैं K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर फ्रॉम A टू A प्लस L। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो बच्चे को पता है कितना होता है, -1/x, और लिमिट क्या लगेगी, A से A प्लस L। अब जब भी यहाँ माइनस आए ना, आप एक काम करो, माइनस को हटा दो और इनको इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो, लिमिट को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो इट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज k/L 1/x और A प्लस L टू A। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया हमने, तो ये हो गया ऐसे। अब ये कैसे सोल्व होगा? सो KQ/L अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, KQ/L 1/A। हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहाँ सोल्व कर दे आगे। इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं, तो डायग्राम को हटा देते हैं। अब नीचे क्या एलसीएम आएगा, तो E आपका आगे E जो आएगा दैट इज KQ/L, नीचे एलसीएम आएगा A इंटू A प्लस L, A इंटू A प्लस L, और यहाँ पर क्या होगा, A प्लस L हो जाएगा माइनस A हो जाएगा, तो A प्लस L माइनस A से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया KQ/L अपॉन L A प्लस L, L से L कैंसिल आउट, आंसर KQ अपॉन A प्लस L। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसको नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि a semicircular ring is charged with a charge of Q. Find the net electric field at the center। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक रिंग आपको दे रखी है जिस पर टोटल चार्ज आपको दे रखा है, कितना चार्ज है इस पर, Q चार्ज है इसके ऊपर, सपोज Q चार्ज इसके ऊपर है, और रेडियस सपोज इसकी कितनी है, R है, रिंग विद रेडियस कैपिटल R। ठीक है, रेडियस R है और ये हो गया, तो इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको वो चीज़ निकालनी है। सपोज ये आपका सेंटर हो गया, रेडियस कितनी होगी, रेडियस आपकी R हो गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक ही काम होता है, एक प्रॉपर एलिमेंट हमें चूज करना पड़ता है, जैसे हम सेंटर ऑफ मास में करते थे या उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर करते थे। तो रिंग में हम कैसा एलिमेंट लेते हैं, रिंग में हम क्या करते हैं, किसी थीटा एंगल पे जाकर हम एक डी थीटा का एक एलिमेंट लेते हैं। सपोज दिस इज डी थीटा, दिस इज रेडियस आर। तो वहाँ से आप सबको पता होगा ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी होगी, दैट इज आर डी थीटा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता ना एक, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू एंगल, सो एंगल इंटू रेडियस इक्वल्स टू आर्क। अब देखिए, मतलब टोटल चार्ज Q है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर कुछ कम चार्ज होगा। ठीक है, सपोज dq चार्ज होगा, हम क्या लिखेंगे, लेट dq चार्ज ऑन एलिमेंट। आपके लिए बस यही मुश्किल वाली चीज़ होती है dq को निकालना। तो dq कैसे निकालोगे, तो टोटल चार्ज कितना, q चार्ज, टोटल चार्ज Q,
टोटल लेंथ कितनी, पाई आर, क्योंकि पूरा 2 पाई आर होता है, हाफ कितना, पाई आर। तो ये क्या हो गई, डेंसिटी आ गई आपकी। सपोज ये आपका लेमडा हो गया, और लेमडा इंटू डी एल कर दो तो डी क्यू आ जाता है। तो डी एल कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, हम मतलब हमें इसका चाहिए, तो इंटू आर डी थीटा। इसको फिर से समझ लीजिए, पाई आर लेंथ पर कितना चार्ज है, क्यू है। अगर हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम ये बोलते हैं कि पाई आर लेंथ पर कितना चार्ज, क्यू चार्ज। तो आर डी थीटा लेंथ पर कितना चार्ज, तो हम क्या बोलते हैं, इससे डिवाइड करते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं नहीं करते हैं। तो बस सॉरी पाई आर और नीचे पाई आर ही होगा, क्योंकि पूरा 2 पाई आर होता है। तो ये लेंथ कितनी है, पाई आर हो जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये होगी आपकी क्यू डी थीटा अपॉन आर से आर क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में आ गया पाई हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका भी है, ये टोटल एंगल कितना होता है, पाई होता है। तो अगर पाई एंगल में क्यू चार्ज है तो डी थीटा में कितना होगा, पाई क्यू अपॉन पाई इंटू डी थीटा। आप ऐसे कर सकते हो, एंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि आप लोगों को इससे मतलब नहीं रखना, आप लोग वैसे ही कर लीजिए। तो डी क्यू हमने निकाल दिया है। ठीक है, अब देखिए इससे इसको हम एज ए पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। इस पॉइंट से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, डी ई। स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो डी ई हमने लिख दिया। अब आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इस डी ई के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा डी ई। ठीक है, डी ई मतलब डी ई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको सबको पता है ये होगा डी ई साइन थीटा, है ना। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, डी ई ओरिजेंटल। एक ओरिजेंटल कंपोनेंट आया और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप सबको पता है डेट इज डी ई कॉस थीटा। थीटा की तरफ कॉस कंपोनेंट, इस तरफ साइन कंपोनेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज़ सुनिए, एक एलिमेंट यहाँ पर भी होगा, यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, उसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ और एक नीचे की तरफ। तो हमें हर कोई भी एलिमेंट आप उठा लो, हर एलिमेंट से एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है और एक कंपोनेंट ओरिजेंटल साइड डायरेक्शन में आ रहा है। वैसे तो ओरिजेंटल में क्या आएगा, जैसे एक अगर इस तरफ आ रहा है, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, मतलब हर तरफ एलिमेंट हो, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए इसको, वैसे भी हम कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, डी ई कितना होगा, पहले तो आप डी ई निकालना पड़ेगा आपको, ये चीज़ तो हमने समझ ली है यहाँ पर। अब देखिए डी ई कितना होगा, तो डी ई आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। तो बस इसको आप पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लो, तो क्या होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी, आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बस इतना ही होगा, बट आपको क्या रखना है, डी क्यू की वैल्यू रखनी है। तो के डी क्यू कितना है भाई, डी क्यू आपका आया था क्यू डी थीटा अपॉन पाई और आर स्क्वायर पहले से पढ़ा है। ठीक है, ये आपका आ गया डी ई। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वर्टिकल है ना, नेट वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं हम, या ई वी बोल दो, सीधे सीधे ई वी की बात कर रहे हैं। ई वी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वी, और डी ई वी कितना है आपको पता है, डी ई साइन थीटा। तो ये आपका हो गया डी ई साइन थीटा। ठीक है, डी ई कितना है, ये रहा डी, अभी हमने निकाला था। तो ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू डी थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस रिंग को छोटे छोटे पार्ट में कट कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, उसके लिए एंगल कितना, 0, यहाँ वाले के लिए 180 डिग्री। तो 0 to
180 डिग्री और पाई। क्या बाहर आएगा? तो आपको पता है k इज कॉन्स्टेंट, q इज कॉन्स्टेंट, पाई आर स्क्वायर इज अगेन कॉन्स्टेंट। तो अंदर बचा क्या? अंदर बचा अकेला साइन थीटा एंड डी थीटा, 0 to पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर बच गई, 0 to पाई हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? अब आपको अब डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, वैसे एक बार रुक जाओ, यहाँ लिख देते हैं। तो के क्यू पाई आर स्क्वायर, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? हम ई वी की वैल्यू निकाल रहे हैं। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा, लेकिन माइनस में होता है, 0 to पाई। हमने आपको बताया था कि जब भी अंदर माइनस आ जाए ब्रैकेट के अंदर, आप क्या करो, इसको प्लस कर दो और इनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो आप क्या कर दोगे, के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कर दोगे कोस थीटा और ये पाई टू 0। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर और कोस 0 माइनस कोस पाई। तो अगेन के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, कोस 0 कितना 1 माइनस कोस पाई कितना -1। तो 1 माइनस -1 मतलब 2। तो ये होगा 2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब अगर आपको ये निकाला था हमने ई वी, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब अगर आपको निकालना है बट ये ई वी ई एच कितना होगा, ई एच की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी? 0 आएगी। आप एक बार करके देखना। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में ही होगा। वो कितना होगा? 2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके यही आएगी। ठीक है, अब देखिए इसको लिखने का तरीका दूसरा भी हो सकता है। लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा? आपको ये बोल देगा, ये जो क्वेश्चन है आपको इस तरीके से देगा। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि यहाँ पर आपको दे देगा लेमडा, कि अगर लेमडा है तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना होगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा? तो आपको पता है, आपको चार्ज के फॉर्मेट में वैल्यू पता है, 2 के क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। आपको बस इतना पता है। तो अगर लेमडा दे रखा है तो क्या करोगे आप? तो आपको पता है कि जो क्यू होता है वो क्या होगा? लेमडा इंटू टोटल लेंथ, मतलब क्यू बाई एल ही तो क्या होता है? लेमडा होता है। और यहाँ पर एल कितना है इसकी लेंथ? पाई आर। तो क्यू अपॉन पाई आर ही आपके लिए क्या होता है? लेमडा होता है। तो बस सीधे सीधे क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ से? लेमडा पाई आर। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो 2 के लेमडा पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बच गया? 2 के लेमडा अपॉन आर। तो ये लेमडा के फॉर्मेट में आंसर आ गया और ये आपका आंसर जो आ गया वो क्यू की फॉर्मेट में आ गया। अगर क्यू दे रखा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेमडा दे रखा है तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम वो करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी। देखिए ये सीबीएसई के अंदर भी बहुत पूछा जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिंग है, पूरी रिंग ले रहे हैं इस बार। पहले अभी सेमी सर्कुलर रिंग थी, अभी हम पूरी रिंग ले रहे हैं। ठीक है, पूरी रिंग लेंगे तो इसके सेंटर पे कितना होगा? तो हमें पता है 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले रिंग की वजह से नीचे की तरफ और नीचे वाले हाफ की वजह से ऊपर की तरफ होगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे वहाँ सेंटर पे नहीं पूछा, हमें इसकी एक्सियल पॉइंट, किसी एक पॉइंट है, जैसे सपोज ये पॉइंट है, एक एक्सियल पॉइंट। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, a charged ring, due to a charged ring at an axial point। मतलब इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उस पर हमें चार्ज निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पर चार्ज आपको दे रखा है
कितना चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है। सपोज पूरे पे क्यू लिखा हुआ है, हर जगह लिखना कोई जरूरी नहीं है, सब जगह पूरा पूरा प्लस क्यू चार्ज आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं, फिर आधा लिख दिया था, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी आपकी कैपिटल आर, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना। तो काम वही करना है, हमें एक एलिमेंट चूज करना है प्रॉपर, उस एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने कोई एक एलिमेंट चूज किया, बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पर एक हमने एलिमेंट चूज किया, और उस एलिमेंट पर सपोज चार्ज कितना है, उस एलिमेंट पर चार्ज, चलो उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl लेंथ है उस एलिमेंट की, ठीक है। dl लेंथ का हमने एक एलिमेंट चूज किया वहाँ पर, तो उस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा आपका dq, चार्ज dq होगा, लेंथ कितनी होगी, dl होगी, ठीक। अब देखो यहाँ से इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में कितना होगा, हम बोल देंगे dE होगा भैया, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल कितना, थीटा एंगल, ये वाला एंगल हो गया थीटा। ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो इस DE के कितने कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो होगा इस तरफ DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, दैट इज नथिंग बट DE sin थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट हमने करे। अब देखो इस चीज़ को समझना ध्यान से, एक एलिमेंट यहाँ पर भी होगा, एक यहाँ पर भी होगा, मतलब रिंग कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है रिंग ऐसे रखी हुई है, और अगर रिंग ऐसे रखी हुई है तो यहाँ पर कोई ऐसे रिंग रखी, यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ वाले पॉइंट पे जितने भी इस पर एलिमेंट होंगे उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनमें हर एक का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा, और बाकी कंपोनेंट इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, हर डायरेक्शन में क्या होंगे, कंपोनेंट्स आएंगे। और हर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएंगे तो ये वाले कंपोनेंट जो होंगे वो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और पीछे भी आएगा, हर तरफ आएंगे, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा, एक कंपोनेंट इधर सपोज ऐसे आ गया, ये एंगल भी क्या होगा, सेम एंगल होगा, थीटा एंगल होगा, तो इसका इधर होगा DE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, सेम चार्ज होगा, सेम एलिमेंट, तो एंगल ये थीटा होगा, इधर वाला कंपोनेंट DE cos थीटा, ऊपर वाला DE sin थीटा। तो DE sin थीटा, DE sin थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रॉपर हम बना भी देते हैं, एक बार इसको पूरा प्रॉपर बना देते हैं। देखिए ये बना दिया, ये बना दिया, तो इधर भी DE आएगा, और ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, इसका इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या होगा, DE cos थीटा, उस तरफ क्या होगा, DE sin थीटा, ठीक है। तो DE sin थीटा, DE sin थीटा क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और DE cos थीटा, DE cos थीटा क्या हो गए, ऐड हो गए, ठीक है। लेकिन क्या इस पे दो ही एलिमेंट है, नहीं, इस पे बहुत सारे एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट सपोज इस डायरेक्शन में, इस प्लेन के अंदर आएगा, तो ये प्लेन के अंदर जो साइन वाले आएंगे वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कोस वाले क्या होंगे, ऐड होंगे। तो कोस वाले कितने कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, जितने एलिमेंट होंगे, मतलब इनफाइनाइट कंपोनेंट होंगे। तो इनफाइनाइट को कैसे ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, मतलब बहुत सारे DE cos थीटा हैं, दो ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इनफाइनाइट DE cos थीटा को कैसे ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन से ऐड करेंगे। अब देखिए, अब आपके लिए दिक्कत क्या है, आपको DE निकालना है। DE क्या है, DE इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट, दिस चार्ज एलिमेंट। तो DE आपका होगा, जो DE है वो आपका आएगा KQ अपॉन, सपोज दिस डिस्टेंस इज R, सो अपॉन R²। और ये जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन होगी, ये वाली डिस्टेंस दैट इज x, ये डिस्टेंस आपको गिवन होगी, इसकी चिंता मत करना। ये डिस्टेंस x आपको गिवन होगी, R आपको गिवन होगा, चार्ज आपको गिवन होगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, E निकालना है। तो पहले तो DE तो निकालना है, सबसे पहले DE कितना, K अपॉन R²। DQ कितना होगा, अब तक आप DQ निकालना सीख गए होंगे, टोटल चार्ज
Q, टोटल चार्ज कितना भाई Q चार्ज है। तो और लेंथ कितनी है टोटल 2 पाई आर लेंथ है, तो टोटल चार्ज Q अपॉन 2 पाई आर लेंथ, तो ये तो आपका हो गया लेमडा, और इनटू क्या कर दोगे dl कर दोगे, तो इनटू कर दिया आपने dl, ठीक है, इनटू dl कर दिया आपने। या फिर आप इसको है ना, इसको dl को हटा दो, आप खाली dq में ही काम चला दो, ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। आप dq की वैल्यू ना रखो तो भी ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। dq की वैल्यू आप मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए de की वैल्यू ये आ गई, तो e कितना होगा, e आपका होगा इंटीग्रेशन k अपॉन आर स्क्वायर डी क्यू कोस थीटा, ये तो है, डी की वैल्यू हमने रख दी और कोस थीटा रख दिया, ठीक है, क्योंकि है ना डी ई कोस थीटा। अब देखिए क्या बाहर आएगा, k बाहर आएगा अपॉन आर स्क्वायर, अब अपॉन आर स्क्वायर, अच्छा एक सेकेंड, कोस थीटा भी निकाल लीजिए यहाँ से, कोस थीटा कितना आएगा यहाँ पर, कोस थीटा भी हमें चाहिए, तो दिस इज थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो व्हाट इज बेस, बेस इज नथिंग एक्स, नथिंग बट एक्स अपॉन आर, कोस थीटा हो गया आपका एक्स अपॉन आर, तो कोस थीटा क्या हो गया एक्स अपॉन आर, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर, ठीक है। अब देखो के बाहर आ गया, के एक्स अपॉन आर क्यूब और डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो अब आपको x को देख के और आर क्यूब को देख के आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कांस्टेंट है क्या नहीं है, क्योंकि x तो आपने ज़िंदगी में कभी कांस्टेंट देखा ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो x है वो क्या है कांस्टेंट है। क्यों है, कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हम इंटीग्रेशन से बाहर लेके आएँ, तो आप एलिमेंट को बदल के देखिए, एलिमेंट अगर आपका यहाँ होता तो क्या ये x चेंज होता, नहीं होता, मतलब इस पॉइंट की व्हाट इज x, x इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिंग एंड दिस पॉइंट, तो ये थोड़ी चेंज होगी कभी, ये तो कांस्टेंट है। ये r भी कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐसे रिंग है और हर रिंग से वहाँ के जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी, तो k भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, आर क्यूब भी कांस्टेंट, तो ये जो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज़ बाहर आ जाएगी, के एक्स अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू होगा, तो आप लिख दोगे के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब देखो डी क्यू की वैल्यू बिना रखे काम हो गया, पहले वाले क्वेश्चन में हमें डी क्यू की वैल्यू रखनी चाहिए थी, यहाँ भी रख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ नहीं रखने से भी क्वेश्चन हो रहा है आपका, ठीक है, पहले वालों में नहीं होगा। अब क्या करना है, अब कुछ करना ही नहीं, आंसर ही आ गया आपका, लेकिन अब एक चीज़ करनी है, आर क्या है, आर तो हमें दे ही नहीं रखा था, तो आर क्या है आपको पता होगा, आर इज नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो आर क्या है आपका, आर इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, और हाफ के ऊपर पावर कितनी लगी है, 3 लगी है, तो पावर कितनी हो जाएगी ये 3/2, तो ये फॉर्मूला हो गया के क्यू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आया यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से नोट कीजिए, ये हो गया आपकी कोई रिंग जिस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज इसके ऊपर है, तो अगर डिस्टेंस x की बात करें, x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पर E वो कितना होगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, r रेडियस है, ये है आपका फॉर्मूला लास्ट वाला। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक ये जो वैल्यू है ना, अब x पे ये कैसे डिपेंड कर रही है, तो इसमें x पे कैसे डिपेंड कर रही है, इनिशियली इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू क्या रखो, 0 रखो, तो 0 रखोगे x की वैल्यू यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो यहाँ तो 0 होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, इंक्रीज होती है,
और फिर एक जगह जाके वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और फिर वापस क्या हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। मतलब अगर इसके ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। सपोज ये सेंटर है आपका, ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है इसका। यहाँ पर 0 हो गया, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे ये आपकी रिंग हो गई कुछ, यहाँ पर रिंग रखी हुई है, ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये जो पोजीशन होती है, ये वाली वैल्यू, दिस इज r/√2, और ये जो वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ की, वो भी r/√2 ही होती है। लेकिन अगर इस तरफ आप 0 कंसीडर करो यहाँ पे, तो इसको आप माइनस में लिख दो, ठीक है। ये वैल्यू कैसे आएगी, तो ये वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करना है, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आएगी, वहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या आएगी, ±r/√2 आएगी। तो मतलब प्लस वाला इस तरफ के लिए और माइनस वाला इस तरफ के लिए, मतलब वैल्यू यहाँ पर 0 है, फिर इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम पहुँचेगी यहाँ पर, और फिर डिक्रीज होगी, और लास्ट में इन्फिनिट पे जाके फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। थैंक यू।